Hello, Yaman. Welcome to SSB Plus and congratulations. Thank you, ma'am. Good evening. Good evening, good evening. So, Yaman, आप NDA 149 के कोर्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं। आपने एक Yes, ऐसा एग्जाम क्लियर किया है जिसमें कई सारे लोग ड्रीम करते हैं दैट दे क्लियर दिस एग्जाम एंड नॉट ओनली रिटन, यू हैव ऑल्सो क्लियर्ड एसएसबी, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया में। एंड आर्म फोर्सेस में सिलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां सबसे पहले तो। यमन, आप मेडिकल के लिए भी शायद फिट हैं एंड yes, आप ma'am. जल्दी एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम चाहेंगे यमन इस इंटरव्यू में कि आप उन लोग को गाइड कर सकें जो लोग इस एग्जाम के लिए ड्रीम करते हैं, एस्पायर करते हैं, काफी मेहनत करते हैं और वहां पहुंचना चाहते हैं जहां पे सारे लोग अपने शोल्डर में 2 स्टार्स देखते हैं। तो Yes, ma'am. let me ask you few questions and I make sure that this interview is at least the one of the interview जिससे लोग ये सीख पाए कि उन्हें बनना कैसा है। क्योंकि फौज आपको सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं करती है, फौज ये भी टेस्ट करती है कि आपने कितना अच्छा अपने आप को ग्रूम किया है, हाउ यू आर एज अ पर्सनैलिटी। तो यमन, आप मुझे ये बताइए कि कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि आपको फौज में जाना है। मैम फर्स्टली तो मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर ऑलरेडी डिफेंस में हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में हम कैंट में रहते थे तो वो काफ़ी मतलब अच्छा इन्वायरमेंट लगता था आर्मी कैंट में रहने का। सो कॉन्वॉयज में हम स्कूल जाते थे, आर्मी बसेस, सारी चीज़ें एकदम हम बिल्कुल डिफरेंट फील करते थे बाकी लोगों के अकॉर्डिंग। हम उस चीज़ से बचपन से ही कहीं ना कहीं मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। फिर जब मैं 11th-12th में आया तो मेरे फादर ने मुझे एनडीए के बारे में बताया कि थ्रू दिस यू कैन गो टू डिफेंस। तो स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई, मेरे फादर ने मुझे बताया एनडीए के बारे में। ओके। तो यमन, आपने प्रिपरेशन कैसी की रिटन की? क्योंकि मैं देखती हूँ कई सारे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, कोचिंग ज्वाइन करें, क्या करें, कहाँ से पढ़ें। अगर आप थोड़ा सा इसको समराइज करके सारे बच्चों को बता सके कि आपने कैसे प्रिपरेशन की है, तो मे बी दे कैन फाइंड द गाइडेंस। मैम सबसे पहले जब मैं 12th क्लास में था उस टाइम पे एक बुक थी अरिहंत की पाथ फाइंडर। तो वो काफ़ी मतलब मोस्टली हर बच्चा वो बुक के बारे में जानता है। तो मैंने प्रिपरेशन अपनी वहीं से शुरू करी। 12th क्लास में जब मैं था तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 12th की अपीयरिंग में था। बट उस टाइम पे वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, बट सेकंड अटेम्प्ट के लिए मुझे काफ़ी टाइम मिल गया कोविड की वजह से। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपना कंप्लीट अरिहंत की बुक को रेफर करा, पाथ फाइंडर। अलॉन्ग विद आई टुक कोचिंग फ्रॉम बालन एकेडमी ऑनलाइन। तो मुझे थोड़ा मतलब ट्रिक्स एंड ये सारी चीज़ें उस पता चल जाए और एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो। अच्छा, यमन, आप मुझे ये बताइए कि आपको अगर स्केल करना हो खुद को ऑन द बेसिस ऑफ अ गुड पर्सन एंड हाउ यू हैव परफॉर्म्ड ऑन एसएसबी, तो आप अपने आप को आउट ऑफ 10 कितना स्केल करेंगे? मैम ऑब्वियसली आई विल स्कोर 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडेड। सो यस। ओके। तो यमन, आपने इस बार का जो एसएसबी था, पहले भी एसएसबी दे चुके हैं क्या? यस मैम, दिस वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट, मेरा फिफ्थ टाइम अटेम्प्ट था ये एसएसबी का। अच्छा, तो आपको क्या लगा, मतलब एसएसबी की प्रिपरेशन करके हाउ डिड योर लाइफ चेंज्ड, हाउ यू हैव चेंज योरसेल्फ एज अ पर्सन फॉर all this preparation throughout your life? I'm starting when I took मतलब this decision that I want to go in defense services. So first attempt में I was totally very different person, and now I see myself as a totally changed person. तो जब मैं इसमें पार्ट लिया, मैंने इसमें स्टेप लिया कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो उससे उसके बाद मतलब मैं काफ़ी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा। लाइक मैंने कॉलेज में अपनी एनसीसी जॉइन करी जिससे मेरी पर्सनैलिटी ग्रूम हो और मैं लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ। तो उस चीज़ में जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में था उस टाइम पे मैं काफ़ी अपने आप को डिफरेंट देखता था, और अब मेरा इतना मतलब मैं इतनी प्लेसेस गया, इतने मेरे एसएसबी के अटेम्प्ट्स हुए, इतने लोगों से मैं मिला, तो अब मेरी पर्सनैलिटी पे आई सी चेंज Okay. कंप्लीट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप एसएसबी के इन 5 डेज के जो प्रोसीजर होता है जिसमें हम कई सारे टेस्ट देते हैं, उसमें अगर आप सबसे ज्यादा इंजॉय करेंगे तो वो कौन सी चीज होगी, कौन सा टेस्ट होगा? मैम ऑब्वियसली ग्रुप टास्क बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं। जीटीओ जीटीओ में भी स्पेशली ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी
वो कॉम्पिटिटिव होता है तो बच्चों को उसमें काफ़ी मोरल भी आए वो चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सो जीटीओ वाज द थिंग दैट आई एंजॉयड द मोस्ट। अच्छा यमन, ये तो हमने जान लिया कि आपने सबसे अच्छा क्या किया, आपको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, बट लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द योर परफॉर्मेंस एंड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। आपने इस बार ऐसा क्या अलग किया यमन जिससे इस बार आप रेकमेंड हुए और आपने मेडिकल भी क्लियर किया? तो व्हाट वाज समथिंग डिफरेंट यू हैव डन दिस टाइम व्हिच यू कुडंट डू फॉर द अदर टाइम्स? Ma'am, other times it was like I was screened out previously, but one time I was conferenced out. So I believe that at that time my GTO performance was not that much good. So I keep that thing in mind that I have to perform very well this time in GTO. So I took coaching from AFPA, which is in Nagpur. AFPA has very good recommendation rate. This time also 130 students from AFPA are recommended for this NDA 149 course. ओके। So I took coaching from AFPA and then I also self-studied and related to that. My main aim was that I have to perform very good in GTO. ओके। तो AFPA जाके काफ़ी हेल्प हुई जीटीओ में एंड जीटीओ में ही मेरा सबसे बेटर परफॉर्मेंस हुआ। साइकोलॉजी में आपने क्या स्ट्रैटेजी, मतलब क्या प्लानिंग थी आपकी साइकोलॉजी में परफॉर्म करने की? मैम साइकोलॉजी में परफॉर्म करने की आई प्रैक्टिस्ड वेरियस टीएटीज एंड डब्ल्यूएटीज। व्हेन आई जॉइन्ड माय कोचिंग एकेडमी दे प्रोवाइडेड मी इनफ नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, सो मैंने उसकी प्रैक्टिस करी। तो उसमें मेरा मेन एम ये था कि मेन जो है बच्चे मतलब कंप्लीट करने की सोचते हैं स्टोरी, वो उसमें एक्शंस उतने नहीं डाल पाते हैं, रादर वो बना देते हैं स्टोरी। तो मेन यही था कि स्टोरी जो भी है उसमें देख के अपने आप को उस सिचुएशन में रख के आई एज्यूम दैट मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, उसके रिगार्डिंग फिर एक्शंस और वो प्लॉट करूँ। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यमन, क्योंकि एसएसबी एक पर्सनालिटी टेस्ट है और अगर आपने खुद के ऑनेस्ट रिव्यूज या आंसर्स नहीं लिखे हैं तो डेफिनेटली आप वो इंसान नहीं हो जो सेलेक्ट होना चाहिए जिसे, या फिर आप किसी और की लाइफ जी रहे होते हो। तो अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपने काफी अच्छे, काफी रियल वे में तैयारी की। नाउ लेट मी आस्क यू फ्यू अदर थिंग्स यमन। तो आपने कभी आपके दिमाग में, जैसे आप जानते हैं कि एसएसबी में मेरिट आती है, मेरिट आउट होने के भी काफी चांसेस होते हैं। देयर इज अ मिथ कि एनडीए में लोग मेरिट आउट नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एनडीए में भी बच्चे मेरिट आउट होते हैं, मेडिकल आउट होते हैं। तो आपने कभी बैकअप प्लान के बारे में कुछ सोचा था यमन? यस मैम, मेरा बैकअप प्लान मतलब सेम इसी फील्ड में जाने का था, बट थ्रू डिफरेंट एंट्री। अगर मेरा इस बार नहीं होता, एज ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है एनडीए का, हम्म। तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ साइड बाय साइड दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। सो मैं अगर मेरा एनडीए में नहीं होता तो मेरा बैकअप ऑप्शन ये था कि मैं सीडीएस आईएमए के थ्रू जाऊँ। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव आल्सो टुक एनसीसी, जिसका मैं अभी सी सर्टिफिकेट अपीयरिंग हूँ थर्ड ईयर। तो मेरी एनसीसी एंट्री भी खुल जाती, बट मुझे जाना उसी फील्ड में था, तो मतलब मैं हर जगह से यही ट्राई कर रहा था कि आई विल गो इन आर्मी ओनली। मतलब इतना डिटर्मिनेशन था कि फौज में ही जाना है और बहुत ही क्लैरिटी थी माइंड में कि किसी भी तरीके से फौज में जाना है। तो आप यस आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में से क्या प्रेफर करेंगे यमन? मैम, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी है। आर्मी है, क्यों? क्या मैं आपसे थोड़ा सा इसका डिफरेंट आंसर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? यस मैम, फर्स्ट फर्स्ट इसका रीज़न तो सेम है, मेरे फादर आर्मी में थे, तो तब से आई एम लाइक क्वाइट अटैच्ड विद कुमाऊँ रेजिमेंट। माय फादर वाज इन कुमाऊँ रेजिमेंट। तो आर्मी में वेरियस एडवेंचर्स मिलते हैं आई बिलीव, और उससे ज़्यादा प्लस मुझे आर्मी की यूनिफॉर्म सबसे बेटर लगती है। ये थोड़ा मतलब डिफरेंट हो गया कि आर्मी की यूनिफॉर्म का कलर तो एडवेंचरस ज़्यादा है आर्मी में एंड दिस थिंग। आपसे इंटरव्यू में कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछा था यमन जो आपको काफी फनी लगा हो या आपको काफी अच्छा लगा हो? अगर आप एक दो क्वेश्चंस अगर शेयर करें तो दैट वुड बी ऑफ मच हेल्प टू द स्टूडेंट्स। मैम इंटरव्यू में मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मोस्टली रिगार्डिंग हमारे वो पीआई के फॉर्म से ही होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन से। तो सर ये चीज़ें पूछी थी एंड सर ने मेरे से वन सब्जेक्ट पूछा था मैथ्स जो मेरा था, उससे रिलेटेड सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे लाइक हम जिस रूम में बैठे थे, सर आस्क मी व्हाट कैन बी द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। देन उन्होंने क्वेश्चन चेंज करके मेरे से ये पूछा कि अगर इसके ऊपर मैं हेमिस्फेयर लगा दूं तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट
sir asked me, okay, let's talk about current affairs. So उन्होंने मुझसे पूछा एक नेशनल और इंटरनेशनल इशू जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उस टाइम पे चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी चल रहा था, तो उस टॉपिक में हमने बात करी। तो सर ने चाइना ताइवान से मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे एंड ही आल्सो आस्क्ड मी अबाउट कुमाऊं रेजिमेंट कि तुम्हें कुमाऊं रेजिमेंट में क्यों जाना है इन्फेंट्री में, कुमाऊं रेजिमेंट में। तो ये सारे क्वेश्चंस थे सर ने जो मुझसे पूछे थे। कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट था जो आपके और इंटरव्यू के बीच में ह्यूमरस रहा हो, जिससे आप, या फिर आपके कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हो जिससे आपको लगा हो कि काफी लाइटन अप करने की कोशिश की हो, ऐसे मैम क्वेश्चंस? ऐसे तो कोई क्वेश्चन मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो यमन, आप जब मेडिकल दे रहे थे तो आपको डर लगा क्या कि आप मेडिकल आउट हो जाओगे, या कुछ ऐसा आपको लग रहा था, या आप उस टाइम पे भी काफी कॉन्फिडेंट थे? नो मैम, उस टाइम पे मुझे कोई डर नहीं लग रहा था बिकॉज मेरे एंड पे जो मेहनत थी मैंने वो ऑलरेडी अपनी एसएसबी में कर दी थी एंड आई वाज बिलीविंग दैट तब ठीक होगा, मेडिकल हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैंने वो जो प्रोसेस थी एसएसबी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंजॉय करी थी। रिकमेंड होने के बाद भी हम लोग काफ़ी एंजॉय करे थे, तो मेडिकल्स की ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। तो लकीली मैं एसएमबी में ही फिट हो गया था, मेडिकल बोर्ड में। अच्छा यमन, एक ओएलक्यू हमारी होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो कि काफी ज्यादा इनहेरिटेंट होती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा इस ओएलक्यू में कुछ कर सकते हो। दिस कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल। तो आप कुछ ऐसा इंसिडेंट्स बता सकते हो जिससे आपको लगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, एंड हाउ डिड योर फैमिली, योर पेरेंट्स हैज हेल्प्ड यू टू बिकम रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ? As I have told you that my father is in army, so most of the paperwork or the bank work and post office work I do that in my home. So मेरे फादर हमेशा दूर रहते थे, तो घर का जो भी ऐसा काम होता था वो जब मैं छोटा था तब मेरी मदर करती थी, बट जब मैं बड़ा हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पे आ गई, क्योंकि मैं मतलब मैं बड़ा हो गया था, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड वो मेरा काम हो गया कि घर की सारी चीज़ें जो भी बाहर की होती हैं वो सारी मैं, ओके। तो वो काफ़ी आपके हेल्प हुई उस चीज़ में। आपके सिबलिंग है यमन? यस मैम, मेरी एल्डर सिस्टर है। हम्म। तो आप उन्हें तंग करते हैं या वो आपको तंग करती हैं? बिकॉज एज ऑब्वियस देयर इज अ सिबलिंग रिलेशनशिप, तो इसमें काफी रिश्ता काफी मिस्चीवियस एंड फनी होता है। तो यस व्हाट मैम, इज द मैम एक्चुअली इक्वेशन? मेरी पूरी फैमिली मिलके मुझे तंग करती है एंड मैं अकेले उन सबको तंग करता हूँ। अच्छा, आप कर्मा पे बिलीव करते होंगे तब तो। यस मैम। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस यमन। अच्छा यमन, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है क्या? नो मैम, एक्चुअली मुझे बुक्स पढ़ने का इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आप ज़्यादा गेम्स स्पोर्ट्स खेलते और होंगे? इसमें हाँ। सॉरी मैम। आप आप गेम्स, स्पोर्ट्स कौन से एंजॉय करते हैं? मैम क्रिकेट एंड टेबल टेनिस। क्रिकेट एंड टेबल टेनिस। और वीडियो गेम्स वगैरह भी, आप मोबाइल गेम्स भी खेलते हैं क्या? वीडियो गेम्स मैम यस मैं खेलता हूँ, बट जब मैं खेलता हूँ तो मुझे घर पे डांट पड़ जाती है, फिर मेरे को बंद करने पड़ते हैं अल्टीमेटली। बट एक चीज जो हमारी लाइफ में होती है कि आप कोई भी गेम खेलो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको उससे पॉजिटिव मिलता है, एक्सेप्ट फ्यू यस गेम्स मैम। भी आपको अडिक्ट कर देते हैं। तो आपने जो गेम्स खेले यमन, उससे आपको क्या पॉजिटिव मिला, बी दैट मैम स्पोर्ट्स और मोबाइल गेम्स? मैम इन स्पोर्ट्स आई प्लेड क्रिकेट, सो उसमें टीम वर्क का काफ़ी देखते हैं। उसमें एज अ इंडिविजुअल नहीं, हम एज अ टीम काम करते हैं। सेम यही चीज़ रिलेट करें तो हम एसएसबी में ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में भी करते हैं, वी वर्क एज अ टीम मैन। सो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है वहाँ पे, खुद का ना सोच के प्लेइंग द स्पिरिट ऑफ ये गेम क्रिकेट में आप अपनी टीम को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कभी भी अगर खेले अपने लिए तो वो अकेले आगे नहीं बढ़ सकता, उसको टीम की नीड होती है। ऐसी सेम हमें अपनी टीम की नीड होती है आगे, यहाँ एसएसबी में भी, और उसके बाद अगर आप निकल जाते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं, तो आपको आर्मी में भी। यमन, स्कूल टीचर्स का कैसे कंट्रीब्यूशन रहा आपकी सक्सेस में? मतलब हाउ डिड दे कंट्रीब्यूटेड इन योर सक्सेस ड्यूरिंग स्कूल डेज? And when I was in 11th and 12th, I was very mischievous. So my sir used to tell me that if you will focus, you will easily get 95 plus in boards. मैं बहुत ज़्यादा शैतानी करता था, तो मेरे सर हमेशा मुझसे यही कहते थे, तुम थोड़ा सा ध्यान दे दो एंड यू विल अचीव वेरी गुड गुड ग्रेड्स इन बोर्ड्स। सो
सर ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया, मेरे प्रिंसिपल सर ऑल्सो knows me, so वो भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे. I was good in maths, so he kept on motivating me that keep working harder, you will get good grades. अच्छा, आपके 12th में क्या परसेंटेज रहे यमन? मैम 12th में मेरी 95.8% रही. ओके, दैट्स वेरी नाइस परसेंटेज. काफी लोग इतने का ड्रीम करते हैं और वो काफी कम पीछे पहुंच पाते हैं. तो आपने बोर्ड्स के साथ साथ एनडीए की तैयारी की यमन, या फिर आप अलग से एनडीए की प्रिपरेशंस कर रहे थे? नो मैम, जब मेरा 12th था उस टाइम पे मैंने एनडीए की इतनी प्रिपरेशन नहीं करी थी, बट फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 12th अपीयरिंग पे दिया था. मैं 2020 बैच का हूँ. तो उसके बाद कोविड हो गया था, तो वो वहाँ पे काफ़ी टाइम मिल गया था मुझे, तो मैंने उस चीज़ का ये देखा कि इस समय टाइम है, तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी अपनी एनडीए की प्रिपरेशन करती थी. तो मैंने 12th के बाद ही मेन मतलब अपनी 12th के बोर्ड्स के बाद ही अपनी मेन एनडीए की प्रिपरेशन शुरू. यमन, एक मिथ है सारे स्टूडेंट्स में कि इंग्लिश से उन्हें, एक तो उन्हें बहुत डर लगता है, ऊपर से उन्हें लगता है कि अगर फौजी बनना है और खासकर ऑफिसर, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए. तो क्या लगता है, आपका क्या कहना है? लेट अस ब्रेक द मिथ व्हिच इज वेरी कॉमन फॉर एसएसबी एस्पिरेंट्स. मैम इंग्लिश इज़ नेसेसरी, सो इंग्लिश के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस की ज़्यादा नीड है, क्योंकि व्हेन यू आर सेइंग कॉन्फिडेंटली तो हर एक बंदा सुनेगा कि यार सामने वाला ही सो कॉन्फिडेंट, जो भी ये बोल रहा है तो ये क्या बोल रहा है, लेट्स हियर. तो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंग्लिश के अब कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसा नहीं है. ऐसा भी कहते हैं कि दैट इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच नीडेड इन एसएसबी. बहुत से लोग ये भी कहते हैं, बट आई बिलीव दैट इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ तुम ऐसा कॉम्पिटिशन आपको मिलता है कि देयर आर सो मेनी दैट आर वेरी गुड इन इंग्लिश, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू व्हाइल अच्छा, यू आर कुछ स्पीकिंग. ऐसी मिस्टेक्स आपको याद है जो आपने एसएसबी में की हो, और फिर आपने रियलाइज कर लिया हो कि अरे अब तो गलती हो गई, और फिर आपने उसको रिकोर्समेंट के थ्रू करेक्ट किया हो? कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? मैम ऐसा मेरे साथ मतलब वैसे हुआ था, जैसे फर्स्ट एसएसबी में मैंने कुछ गलती करी तो वो मैंने इस बार अपनी इम्प्रूव करी. जैसे मैंने आपको जीटीओ का बताया था कि मेरे टास्क का उसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में मेरे को अपना काफ़ी याद आता है, प्लस लेक्चर रेट में. जब मैं फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था तो उस टाइम पे जब हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हुए थे तो मेरे सिर्फ 5-6 कंप्लीट हुए थे, एंड दैट टू दैट कमांडो वॉक वाज वेरी शेकिंग, सो उसमें सब बच्चे जाके बैठ जा रहे थे. ओके. तो वो हुई मेरी फर्स्ट टाइम जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था. प्लस लेक्चरेट में आई वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट अबाउट एनी ऑफ द टॉपिक्स, बिकॉज मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं गया था फर्स्ट टाइम. आई एम लिटरली सेइंग दिस, मैं इतनी प्रिपरेशन करके नहीं गया था जब मैं फर्स्ट टाइम एसएसबी पे गया था. सो आई वाज नॉट नोन अबाउट करंट अफेयर्स आल्सो, बट दिस टाइम जीटीओ में आई कंप्लीटेड मोस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स इन माय बैच, इन माय ग्रुप सॉरी. आई कंप्लीटेड 12 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एंड आई रिपीटेड कमांडो वॉक. तो वो मेरे को अपना डर कहीं न कहीं से निकालना था कि ये मैंने लास्ट टाइम एक बार भी नहीं करा, बट दिस टाइम मुझे ये करना है और दोबारा करना है. सो मैंने जब कोचिंग ली तो मैंने वहाँ कमांडो वॉक का ट्राई करा. सो फिर वहाँ पे वो काफ़ी मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा जब मैंने एक बार करा, तो यार मैंने कहा लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड कि मैं इसे कर नहीं पाया. बट फिर मैंने इस बार अपनी एसएसबी में कमांडो वॉक दोबारा रिपीट करा और मैंने अपने 12 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट करे. सेम विद द लेक्चरेट, आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट बिकॉज़ मैंने प्रिपरेशन करी थी. अगर प्रिपरेशन करो तो इट विल ऑटोमैटिकली गिव यू कॉन्फिडेंस. तो इस बार मेरे 4 टॉपिक्स थे लेक्चरेट के, एंड मुझे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे मतलब ये था कि मैं इनफ बोल सकता हूँ. तो आई स्पोक कॉन्फिडेंट. तो यमन, रेकमेंड होने के बाद सबसे पहले किसे कॉल किया? मैंने रिकमेंड होने के बाद सबसे पहले आई कॉल्ड माय मदर. जब मैं और उनका रिकमेंड क्या हुआ मैंने रिएक्शन अपनी था? मदर को, शी स्टार्टेड क्राइंग इन फोन ओनली. ओके. शी सेड यार तू हो गया फाइनली ये वो, बिकॉज शी नो कि इतने टाइम से लगाऊं, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स कि मैं प्रिपरेशन में लगा था. तो मैंने उन्हें कॉल करा, मैंने मदर को कहा मदर मम्मी मैं रिकमेंड हो गया हूँ, तो मम्मी रोना शुरू हो गई, क्योंकि जस्ट कॉन्फ्रेंस से पहले आई कॉल्ड माय मदर की मम्मी मेरी कॉन्फ्रेंस में मेरे को डर लग रहा है, मेरा अच्छा नहीं हुआ कॉन्फ्रेंस में. तो सबको ये लगा था कि यार अब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मेरा रिकमेंड होना, बट फाइनली वो हो गया था. तो मदर बहुत रोने के साथ साथ खुश भी थी. और फादर ने क्या रिएक्ट किया आपके? एक्चुअली फादर उस टाइम पे ऑफिस पे थे, तो फादर से मेरी बात नहीं हो पाई थी. फादर से शाम को बात हुई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो भी चाहते ही थे. मेरा ड्रीम उन्होंने एक्चुअली अपना बना लिया था, तो वो मेरे पीछे लगे पड़े थे उसी चीज़ में कि हाँ, तू कर, बिल्कुल कर. ही इज़ वेरी सपोर्टिव, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे.
और आपके दोस्तों ने कैसे रिएक्ट किया? मतलब कितने दोस्त दोस्तों ने डिमांड की कि आपसे पार्टी चाहिए या आपको बॉम्ब मिलेंगे, क्या होगा? हाउ मैम, डिड दे रिएक्ट? दोस्तों ने कॉन्ग्रेचुलेट बाद में करा। दोस्तों ने पहले कह दिया कि भाई जल्दी आ, पार्टी देगा हमें, देगा। उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने से कहा भाई पार्टी दे, मुझे पार्टी चाहिए। तो मेरे काफी कॉलेज फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो इसी के लिए, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे एंड दे वर आस्किंग मी। फिर मेरे को कॉल्स आने लग गई कि टिप्स बता दे, क्या किया तूने, कैसे परफॉर्म किया, किस चीज़ में कितना तेरा परफॉर्मेंस रहा। सो ये सारी चीज़ें दोस्त लोग तो 2-3 दिन तक का हम सिर्फ कॉल्स में ही थे, सबसे बात करने में कि ये ऐसे किया, ये ऐसे किया। अच्छा यमन, क्या लगता है आपको कि आप एनडीए क्लियर कर लिए, आपने काफी सारी चीजें फेस की अपनी लाइफ में, आपने अपने फियर को भी ओवरथ्रू किया, मतलब नाउ यू आर अ पर्सन हु हैज विटनेस्ड योर फियर, हु हैज रिमूव्ड योर फियर फ्रॉम योर लाइफ, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो जैसे कि आप एकेडमी जाएंगे, आपको पता है कि वहां पे 4 बजे से आपको डंडे पड़ते हैं, और उस्ताद आपके असाइंड होते हैं जो आपको जीना, रहना, खाना, नहाना, सब कुछ में द ओनली यमराज यू सी देयर इज योर उस्ताद। तो क्या लगता है आपको कि आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं? मतलब आर यू एक्साइटेड और हाउ यू फीलिंग? मैम यस, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये मेरी हैबिट भी है। मैं जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, माय फादर इज इन डिफेंस। सो हमारे घर के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि सुबह जल्दी उठना है, टाइम से ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग टाइम से, रात को भी टाइम से सोना है। तो वो चीज़ की इतनी हैबिट हो गई है कि मतलब वो अब हैबिट में ही आ गया है। वो चीज़ इतनी रेगुलर है हमारे घर पे कि मतलब हर चीज़ प्रॉपर टाइमिंग से। तो इतना ज़्यादा वहाँ जाके प्रॉब्लम नहीं आनी है, ये चीज़ का मैं श्योर हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे उसकी आदत पड़ चुकी है। पढ़ाई करना पसंद है आपको यमन? मैम, पढ़ाई करना मुझे पहले बहुत ज़्यादा पसंद था 12th तक का, बट अब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट 12th के बाद, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट एनडीए इसमें डेवलप हो गया है। तो अब इसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट पर यमन, अंदर जाके तो आपको पढ़ना भी है, और काफी पढ़ना है। यस है। मैम। तो मैम आप वो कौन सी अच्छा कोर है। चूज करना चाहेंगे? रेजिमेंट, सॉरी मैम। कोर? कौन सी कोर लेना मैम चाहेंगे, कौन सा रेजिमेंट चूज करना चाहेंगे? मैम मुझे इन्फेंट्री में जाने का काफ़ी इंटरेस्ट है। हम्म। और 15 कुमाऊँ, मैं 15 कुमाऊँ रेजिमेंट आई वुड लाइक टू जॉइन। I imagine your father doing your star ceremony, POP ceremony. You know, यस मैम। proper descendant is prepared. Like बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम पे. That would be a star capturing moment. यस चलिए मैम। बढ़िया है यमन, आपने काफी मेहनत की, एंड दैट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम योर स्पीकिंग, फ्रॉम योर नॉलेज, फ्रॉम योर रिजल्ट्स। कुछ ऐसा आप एज अ टिप देना चाहेंगे बाकी लोगों को कि क्या आप कहना चाहेंगे? इफ दिस इज अ लास्ट मैसेज टू योर ऑडियंस, पीपल हु आर एस्पायरिंग मैम फॉर एनडीए, व्हाट इट बी? मैम फर्स्ट टिप तो यही होगी कि एक्चुअली आजकल जो है मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बहुत सारी जगहों से अलग अलग चीज़ें रेफर करते हैं, तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा। सब कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। सो रादर देन दैट दे कैन स्टिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन और चैनल और एन अकेडमी, और वो उसी में अपनी खुद मेहनत करें। क्योंकि मैम रेफरिंग करने से यू कैन ओनली गेट नॉलेज, बट प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी तभी आएगी जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड जो हमारी ओएलक्यूज देखी जाती हैं, उनको पढ़ने से रादर देन पढ़ना, अगर बच्चा मतलब स्टूडेंट उन्हें अपनी डेली रूटीन में ले आए, उसको डेली रूटीन में जीने लग जाए ना एज एन ऑफिसर, यस आई एम एन ऑफिसर। तो वो सारी चीज़ें अगर उसी के अकॉर्डिंग करने लग जाए, तो आई एम डैम श्योर वो आराम से क्लियर कर लेंगे एसएसबी। तो आपके साथ आप अपने एक दो फ्रेंड का नाम बताइए जो आपके बडी बनने वाले हैं एकेडमी में। मैम अकेडमी में मेरे बडीज अखिलेश्वर, ओह। Akhileshwar, he was recommended with me only from 34 SSB, हम्म। and Utkarsh and one Siddharth. चलिए, आप सभी को बेस्ट विशेस, एंड जिनके अब आपने नाम लिए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस कहना चाहूंगी। यमन, इट वाज रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, and I hope that you get millions and zillions of stars on your shoulders, not only these stars but other stars as well. और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा अगर आप जैसे लोगों के हाथ में आएगी तो डेफिनेटली यू विल गिव योर बेस्ट। ठीक है यमन, Sure, ma'am. ऑल द बेस्ट टू यू, एंड सी यू। Thanks a lot, ma'am. बाय, बेस्ट Okay, ma'am. विशेस। Thank